साथियों, आज हम यूनानी यात्रियों के अंतर्गत मेगास्थनीज के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी यात्रियों के विषय में हमने अध्ययन किया था और सिकंदर के साथ आने वाले हमने यूनानी यात्रियों के विषय में अध्ययन किया था। अब हम सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्रियों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम मेगास्थनीज के विषय में अध्ययन करेंगे। मेगास्थनीज जो हैं वो कौन थे? पहला प्रश्न ये है। मेगास्थनीज यूनानी थे और यह यूनानी राजदूत थे। तो यह भारत आए थे और भारत आने वाले ये प्रथम राजदूत भी थे। भारत आने वाले ये फर्स्ट राजदूत भी थे। अब ये जो यूनानी मेगास्थनीज है यह राजदूत के रूप में भारत आया था। तो आप पूछिए कि यह किसका राजदूत था? तो यह राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक था। सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक था। इसने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके भारत में भेजा था। तो जिस समय भारत में भेजा था, क्या मेगास्थनीज डायरेक्ट सीरिया से आए थे? नहीं, मेगास्थनीज डायरेक्ट सीरिया से नहीं आए थे। उस समय कंधार, जिसे कहते हैं आराकोसिया में मेगास्थनीज नियुक्त थे। और आराकोसिया कंधार में मेगास्थनीज क्या कर रहे थे? वहां पे साइबर्टियस के दरबार में ये राजदूत का कार्य कर रहे थे। तो कंधार के आराकोसिया जो कि मध्य एशिया में पड़ता है, यहां पर कंधार में ये साइबर्टियस के यहां मेगास्थनीज नियुक्त था। और किस पद पे नियुक्त था? तो साइबर्टियस के यहां मेगास्थनीज राजदूत के पद पर नियुक्त था और यहां से इसका ट्रांसफर किया गया था भारत। मेगास्थनीज का ट्रांसफर कहां किया गया था? भारत किया गया था। अब हम मेगास्थनीज के विषय में एक बात और जान लें कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। अब हम इंडिका के विषय में जानेंगे क्योंकि इंडिका इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि अगर इंडिका पुस्तक के विषय में जानकारी नहीं होती तो हमको मेगास्थनीज के विषय में भी जानकारी मिलना कठिन था। तो अब हम जानेंगे इंडिका के विषय में। साथियों, अब हम इंडिका के विषय में जानेंगे। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है और यह पुस्तक मूल रूप से नहीं मिलती है। मतलब कि जो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी वह अब उपलब्ध नहीं है। तो इसके विषय में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो इसके विषय में जानकारी हमें दूसरे लेखकों से मिलती है। सर, दूसरे लेखकों ने क्या इंडिका के विषय में जानकारी दी है? हाँ, दूसरे लेखकों ने जो इंडिका में सूचनाएं थी उनको जगह जगह पे कोड किया है या फिर कहिए कि उनका उदाहरण दिया है। इससे हमें यह पता चलता है कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था और उसमें यह कथन लिखा गया था जिसको उदाहरण में कुछ लेखकों ने दिया है। वह लेखक कौन थे? उनके विषय में अब हम जान लें। वह लेखक थे स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस। यह वह लेखक हैं जिन्होंने इंडिका के विषय में उद्धरण अपने पुस्तकों में दिया है।
और इसमें जैसे स्ट्रेबो जो है वह कहते हैं कि जो मेगास्थनीज ने इंडिका में उदाहरण दिया है और जो इंडिका में लिखा है वह असत्य है, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो गलत है। स्ट्रोबो बहुत कठोर आलोचना करते हैं, जबकि एरियन कहता है कि इंडिका में जो मेगास्थनीज ने उदाहरण दिया है वह विश्वसनीय है और वह सत्य है। और यह एरियन किस आधार पर कहता है? एरियन कहता है कि जो मेगास्थनीज था भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सिकंदर के साथ आने वाले सभी यात्रियों की तुलना में उसने भारत को अधिक देखा और समझा था। इसलिए एरियन कहता है कि मेगास्थनीज की बात विश्वसनीय प्रतीत होती है, जबकि प्लिनी ने भी मेगास्थनीज की आलोचना की है, मतलब उसको क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने जगह जगह पे बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन या भ्रामक जानकारियां दी हैं। वहीं पर डायोडोरस ने मेगास्थनीज के विषय में सकारात्मक रुख अपनाया है। तो वह उस समय के लेखक थे जिन्होंने जगह जगह इंडिका का उदाहरण दिया है, इंडिका में लिखे गए कथनों का उदाहरण दिया है। और यह जो उदाहरण इन्होंने दिया, इन सभी उदाहरणों को 1846 में स्वानबैक भी कह सकते हैं, स्वानबैक ने संकलित किया। अब यह संकलित करना क्या होता है? मतलब इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसको क्या किया? प्रकाशित किया। प्रकाशित करने का मतलब जैसे छप गई पुस्तक, अब सबके प्रकाश में आ गई, दिखने लगी। तो स्वानबैक ने यह कार्य किया, और जब स्वानबैक ने यह कार्य किया तो इसी समय इसी पुस्तक से अनुवाद किया मैकक्रिंडल ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने किया? मैकक्रिंडल ने इंडिका की जो संकलित भाग था, जिसको स्वानबैक ने 1846 में संकलित करके प्रकाशित करवाया था, उसको मैकक्रिंडल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और मैकक्रिंडल के विषय में कुछ सूचना यहीं पे जान लीजिए कि मैकक्रिंडल ने बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें थी जिनका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। उन प्राचीन पुस्तकों के अंतर्गत पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और इन्होंने टालमी के भूगोल का भी अनुवाद किया। इन्होंने टेसियस, जिसका हमने अध्ययन अभी अपनी पिछली क्लास में किया था, टेसियस जो कि ईरान का राजवैद्य था, इसकी भी पुस्तक का अनुवाद किया। और मैकक्रिंडल ने 2 और पुस्तकों पे कार्य किया। इसके विषय में भी आप यहीं पर जान लीजिए कि एक पुस्तक है द क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ कॉस्मोस और एन इजिप्टियन मंक। यह 2 और पुस्तकें हैं जिनके विषय में कार्य किया मैकक्रिंडल ने। तो मैकक्रिंडल के विषय में यहां मुख्य रूप से हमें जो जानना है वह यह जानना है कि इसने इंडिका का भी अनुवाद अंग्रेजी में किया था। इसने इंडिका का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। और कभी आए कि इंडिका के अंशों का संकलन किसने किया था, तो आप बताएंगे स्वानबैक ने किया था। इसके बाद उद्धरण के रूप में इंडिका को आधार बना करके एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स ऑन द
पहले लगा दीजिएगा, ऑन द पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स। अगर इस पुस्तक के विषय में जाने तो आप इसके विषय में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, वायरल बुक्स वीडियो के अंतर्गत वायरल बुक्स नाम की क्लास है हमारे यूट्यूब पर, उसी में बताया है। यह विचित्र पशु या पशुओं में पाई जाने वाली विचित्रताएं, इस पुस्तक का हिंदी वर्जन नाम हो सकता है। और इसको लिखा था क्लॉडियस एलियंस, क्लॉडियस एलियंस। इसने जो ये पुस्तक लिखी ऑन द पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स, इस पुस्तक को मेगास्थनीज की इंडिका को आधार बना करके उसने लिखा था कि पशुओं में पाई जाने वाली विचित्रता। और अभी ही हम जब इंडिका के विषय में और आगे पढ़ेंगे तो आप इसको समझ भी जाएंगे कि इसमें क्या है। तो इसको याद रखिएगा, ऑन द, और आप याद रखिए इस पुस्तक को याद रखने, ऑन द तो आपको याद रहेगा पी क्यों लिए रिटीज ऑफ एनिमल्स, किसने लिखी है? क्लॉडियस एलियंस ने। ठीक, यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और वायरल बुक नामक हमारी क्लास में जो कि मैंने यूट्यूब पर ली थी उसमें भी इसके विषय में हमने बताया था। अब आप जो इंडिका पुस्तक है उसमें दो बातें हैं। मेगास्थनीज भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सेलूकस निकेटर का राजदूत था जो कि सीरिया का शासक था, और उस समय मेगास्थनीज कंधार में नियुक्त था और कंधार को आराकोसिया कहते हैं, और आराकोसिया का जो शासक था उसका नाम था साइबरटीज, और साइबिरटीज के यहां से वह भारत आया और भारत में उसने जो देखा उसको अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, और जो उसने इंडिका में लिखा उसमें से कुछ तो हमें सत्य के करीब प्रतीत होता है और कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो कि भ्रामक या असत्य प्रतीत होता है, और यह प्रमाण के साथ स्थापित भी किया जा सकता है कि उसने जो कुछ बातें कही वह असत्य के ज्यादा समीप थी। तो अब हम जानेंगे कि इंडिका में कौन से सत्य और कौन से असत्य के विषय में कहा था। तो सत्य का स्थान असत्य से हमेशा पहले रहता है, तो पहले हम जानेंगे सत्य के विषय में। इंडिका में जो वर्णन प्राप्त होता है और जो सत्य है उसमें पहला है कि उसने अर्थात मेगास्थनीज ने जो भारत का आकार है उसके विषय में उल्लेख किया, भारत के आकार के विषय में उल्लेख किया और बताया कि जो भारत का आकार है वह समचतुर्भुज के आकार का है, समचतुर्भुज के आकार का है, यह सत्य है। दूसरा, मेगास्थनीज ने 58 नदियों का उल्लेख किया है और उसमें से उसने कुछ प्रमुख नदियों का उल्लेख किया है। कौन सी प्रमुख नदियों का उल्लेख किया है? उसने उल्लेख किया है गंगा का, और गंगा को सबसे पवित्र नदी बताया है, और उसने उल्लेख किया है स्वात नदी का, और उसने उल्लेख किया है गोमल नदी का, और उसने उल्लेख किया है सिंधु नदी का, और उसने उल्लेख किया है एक विशेष नदी का जिसके विषय में यहां जानना आवश्यक है कि उसने उल्लेख किया है सिलास नदी का। गंगा को उसने जब उल्लेखित किया है तो उसने गंगारीडय कहा है, और स्वात को उसने सोस्टीन कहा है, स्वात को उसने सोस्टीन कहा है, और गंगा नदी के विषय में उसने उल्लेख किया है और इसकी तुलना की है मिस्र के नील नदी से, मिस्र के नील नदी से, और सिंधु नदी की उसने तुलना की है यूरोप के
डेन्यूब नदी से। तो आप यहां पे जानिए कि मेगास्थनीज ने जो मुख्य नदियों को उल्लेख किया उसमें है गंगा, जिनको उन्होंने सबसे पवित्र नदी बताया है, और स्वात को सोस्टीन कहा है, और सिंधु का उल्लेख करते हुए इसकी तुलना उसने यूरोप के डेन्यूब नदी से की है, और गंगा नदी की तुलना उसने मिस्र के नील नदी से की है। अब देखिए उस समय की भौगोलिक जानकारी मेगास्थनीज को कितनी अधिक थी, लेकिन फिर भी मेगास्थनीज ने कुछ ऐसे उल्लेख किए हैं जिसके विषय में आज स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे उसने एक नदी सिलास के विषय में उल्लेख किया है और बताया है कि यह जो सिलास नदी है यह ऐसी नदी है जिसमें न कोई तैर सकता था, न कोई तैर सकता था और न कोई डूब सकता था। सिलास नदी को उसने एक ऐसी नदी बताई है जिसमें न कोई तैर सकता था और न कोई डूब सकता था। और आज के समय में लीवी नामक एक विद्वान है, इन्होंने इस नदी की तुलना खोतान से की है। इस नदी की तुलना खोतान से की है, इससे इसकी प्रासंगिकता या इससे इसका संबंध स्थापित किया है, जो कि मध्य एशिया में है। तो आप मेगास्थनीज के कुछ और कथनों के विषय में जानेंगे, जैसे कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का भी जिक्र किया है और बताया है कि किसमें किया है। मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर के विषय में उल्लेख किया है और उसने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के पाटलिपुत्र तक की जो दूरी थी वह थी 10,000 स्टेडिया। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेडिया किस चीज की दूरी थी, स्टेडिया क्या है? तो आप बताएंगे कि स्टेडिया दूरी नापने की इकाई है जिसका उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है और उसने इसकी जो चौड़ाई बताई है वह बताई है 6,000 स्टेडिया। 6,000 स्टेडिया। अब स्टेडिया दूरी नापने की इकाई है जिसका उल्लेख मेगास्थनीज करता है और इसी पाटलिपुत्र शहर के विषय में भी उल्लेख करता है। लेकिन इससे पहले जान ले कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण उसने 22,300 स्टेडिया बताई है। 22,300 स्टेडिया बताई है। और पाटलिपुत्र जो शहर है इसके विषय में, इस नगर के विषय में उल्लेख करते हुए वो बताता है कि जो पाटलिपुत्र नगर है उसकी लंबाई 80 स्टेडिया थी और जो चौड़ाई थी वह 15 स्टेडिया थी। अब 80 स्टेडिया का क्या अर्थ हुआ? तो आज अनुमान लगाया गया है कि लगभग 16 किलोमीटर और 15 स्टेडिया के बराबर माना गया है लगभग 3 किलोमीटर। 16 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो पाटलिपुत्र के विषय में भी उल्लेख प्राप्त होता है मेगास्थनीज के इंडिका में और उसमें भारत की लंबाई जो है 22,300 बताई गई है, जबकि पाटलिपुत्र की जो लंबाई है वो 80 स्टेडिया बताई गई है। 22,300 भी स्टेडिया है। और अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो इसकी लंबाई 80 स्टेडिया बताई गई है और चौड़ाई 15 स्टेडिया बताई गई है। लेंथ और ब्रेथ जो है 15 स्टेडिया बताई गई है। तो पाटलिपुत्र के विषय में यह उल्लेख हमको मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं। अब हम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कुछ और महत्वपूर्ण उल्लेख किए हैं, जैसे सुदूर दक्षिण भारत के विषय में भी उसने उल्लेख किया है और बताया है कि सुदूर दक्षिण भारत में पांड्य राज था और यहाँ की शासिका
महिला शासिका बताया है। यहाँ की शासिका को महिला शासिका बताया है और बताया है कि यह जो महिला शासिका थी वह हेराक्लीज की महिला शासिका थी, वह हेराक्लीज की पुत्री थी, हेराक्लीज की पुत्री थी। देख लीजिए, इसने पांड्य राज्य के विषय में उल्लेख किया है और बताया है कि यहाँ पे महिलाओं शासिका थी और वह हेराक्लीज की पुत्री थी। और पांड्य राज्य के विषय में उल्लेख करते हुए वह बताता है कि यहाँ 365 ग्राम थे, यह 365 ग्राम थे। और यह जो 365 ग्राम अर्थात गांव थे, यह जो 365 ग्राम थे वह प्रतिदिन राजस्व देते थे पांड्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो मेगास्थनीज ने दो और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनके विषय में अभी सिर्फ हम सूचना दे रहे हैं, लेकिन जब हम मौर्य काल पढ़ाएंगे तो उनके विषय में हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। वह दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र का शासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था, इसका उल्लेख करता है और बताता है कि जो सैन्य प्रशासन था मौर्य काल का, उसको भी 6 समितियां मिलकर संचालित करती थीं। उनके लिए भी 6 समितियों का उल्लेख करता है। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और जो पांड्य राज्य के विषय में, सुदूर दक्षिण भारत के पांड्य राज्य के विषय में जानकारी देने का तात्पर्य यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि मेगास्थनीज भारत को, दक्षिण भारत तक जानता था और उससे परिचित था। और हेराक्लीज की पुत्री पांड्या अर्थात का शासन वहां बताता है। और 365 ग्राम और उनके द्वारा राज व्यवस्था के संचालन के लिए दिए जाने वाले प्रतिदिन राजस्व के विषय में भी उल्लेख करता है। मेगास्थनीज बताता है कि भारत के लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनको वर्ष में 2 फसलें उगाने का अवसर मिलता है और वह वर्ष में 2 बार फलों का भी उत्पादन करते हैं। मेगास्थनीज ने यह उल्लेख किया है। भारत की ऋतु और भारत की कृषक समाज इतना विकसित था और भारत में बागवानी कितनी विकसित थी कि इसके विषय में मेगास्थनीज भी उल्लेख करता है कि भारत में जो कृषक हैं वह वर्ष में 2 बार फसलें उगाते हैं और 2 बार फल प्राप्त करते हैं। कुछ और महान कथनों के विषय में जाने जो मेगास्थनीज ने कहा है। एक युद्ध के विषय में मेगास्थनीज का कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में एक तरफ युद्ध होते रहते थे और वहीं बगल में जो कृषक था वह खेती करता रहता था या हल जोत रहा होता था। यह उल्लेख अपने आप में भारत की व्यवस्था के विषय में उल्लेख करता है। भारत में देखिए, जब युद्ध होता था तो कृषकों को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता था। यह इस बात का प्रमाण है और यह प्रमाण दे रहा है मेगास्थनीज। आप देखिए, हमारे यहाँ जो युद्ध था वह कितना अधिक नियंत्रित था, जिससे कि आम जनता को कष्ट न पहुंचे, कृषकों को कष्ट न पहुंचे। इसलिए यह विदेशी मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मौर्यकालीन सैन्य युद्ध के विषय में वर्णन करते हुए देखिए कितनी महान बात कहता है कि भारतीय एक तरफ युद्ध कर रहे होते थे और वहीं बगल में किसान हल जोत रहा होता था। यह बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है और युद्ध के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है जो कि मेगास्थनीज ने दिया है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेगास्थनीज ने भारत में गन्ने को पहली बार देखा था। मेगास्थनीज ने भारत में गन्ने की खेती होते पहली बार देखा था और आश्चर्य से वो भर गया और उसने कहा कि भारत में बिना मधुमक्खियों के
लोग अच्छा गुड़ का निर्माण करते हैं, अच्छे गुड़ का निर्माण करते हैं। मतलब कि मेगास्थनीज ने, यह कथन ही अपने आप में स्पष्ट प्रमाण है कि मेगास्थनीज ने यहाँ पर पहली बार गन्ने की खेती और गन्ने से गुड़ के निर्माण को होते देखा था। अब आप और जानिए कि मेगास्थनीज ने कहा है कि जो भारत है, भारत में जो समाज है वह 7 श्रेणियों में विभाजित था। और इन 7 श्रेणियों के विषय में जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे पशुचारक समाज, दार्शनिक समाज, इन सभी के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित करके बताया है। वह इसके साथ साथ जो भारत में जिस फसल ने उसको बहुत अधिक प्रभावित किया वो थी कपास, और कपास को वो कहता है सिंडन। उसने कपास के विषय में उल्लेख करते हुए कहा है सिंडन। तो भारत में कपास की खेती को भी देख करके वह बहुत अधिक आकर्षित या प्रभावित हुआ था। इसके बाद हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेगास्थनीज विदेशी था, और यह विदेशी जो मैं कह रहा हूं इसमें यहां दूसरा भाव निहित है। यहां पर जब अभी मैं बता रहा था कि मेगास्थनीज ने कुछ सत्य विवरण दिया है और कुछ असत्य या भ्रामक विवरण दिया है, भ्रामक विवरण दिया है, और जिसको आप असत्य विवरण भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी विदेशी शब्द पे जोर दिया। देखिए, जब कभी कोई आपके देश, आपके घर गांव का नहीं होता है, बाहर से आता है, तो उसको चीजें दिखती कुछ हैं और समझता कुछ है और कहता कुछ है। उसको वह पूरी तरीके से नहीं समझ पाता क्योंकि उसकी ओरिजिन उस देश काल परिस्थिति की नहीं होती है। इस कारणवश उसका जब वह उल्लेख करता है तो त्रुटि कर जाता है, गलती कर जाता है और भ्रामक उल्लेख कर जाता है। जैसे मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज भले यह कह दे कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही दासों का उल्लेख मिलता है। तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि दास प्रथा नहीं थी। लेकिन यह संभव है कि भारत में जो दास थे वह यूनान के दासों के समान हेय स्थिति में या दयनीय स्थिति में नहीं होने के कारण उसको लगता रहा होगा कि यह दास नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया होगा, यह एक अनुमान है। लेकिन उसने दास प्रथा नहीं थी यह जो उल्लेख किया है, इसका विपक्ष या फिर इसका जो असत्य प्रमाणन कह लीजिए या फिर इसको असत्य साबित करने वाला जो तथ्य है वह हमको अर्थशास्त्र से ही मिल जाता है, जो कि मौर्यकालीन ही महत्वपूर्ण रचना है कौटिल्य की, जिसमें दासों के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके बाद उसने, अभी मैंने आपको बताया कि उसने पांड्य देश के विषय में उल्लेख किया था। तो जब उसने पांड्य देश के विषय में उल्लेख किया तो उसमें उसने 7 वर्ष की या 7 साल की माताओं का उल्लेख किया है। यह कहीं से भी बायोलॉजिकली संभव नहीं लगता कि 7 वर्ष की कोई कन्या माता बने। तो यह उसका विवरण जो है वह भ्रामक है, गलत है, पूरी तरीके से गलत साबित होता है। मेगास्थनीज ने कहा कि जो भारतीय थे उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यह किसने कहा है? तो इस बात का को असत्य सिद्ध करने वाला जो कथन है वह है कार्टियस का। कार्टियस ने कहा कि जो भारतीय थे वह वृक्षों की छाल पर लिखते थे, जबकि नियार्कस ने कहा था कि भारतीय जो है वह बहुत महीन बुने हुए परत पर लिखते थे, बहुत महीन बुने हुए परत पर लिखते थे। तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान था, और यह प्रमाणित करने के लिए कार्टियस का सेंटेंस और नियार्कस का सेंटेंस, जो कि खुद भी विदेशी थे, पर्याप्त है। इसके बाद
मेगास्थनीज के और भ्रामक विवरण हैं, जैसे कि मेगास्थनीज ने यह बात कही है कि जो भारतीय थे वह कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते थे और कोई भारतीयों पर आक्रमण नहीं करता था। यह कैसे हो सकता है कि भारतीय किसी पे आक्रमण नहीं करते थे और कोई भारतीयों पर आक्रमण नहीं करता था, जबकि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व ही भारत पे आक्रमण किया था और उसके बाद सेलूकस निकेटर के राजदूत के रूप में खुद मेगास्थनीज भारत आए थे। तो यह कैसे संभव है? तो यह भी सेंटेंस आक्रमण से संबंधित जो है वह गलत सिद्ध होता है। इसके बाद मेगास्थनीज का एक और सेंटेंस है, भारत में सोना खोदने वाली चींटियां थी और यह इनकी जो त्वचा थी वह चीते के समान थी। देखिए, इसको भ्रामक विवरण बताते हैं लोग, लेकिन मुझको यह पूर्ण रूप से भ्रामक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि हो सकता है कि प्राचीन काल में ऐसी कोई व्यवस्था रही हो जिससे चींटियों को ट्रेनिंग दी जा सकती हो और उनके माध्यम से ऐसा किया जा सकता रहा हो। लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से आप जानिए कि यह एक भ्रामक विवरण है। मैंने जो बताया वह सिर्फ मेरा अनुमान है, हो सकता है, उसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए भारत में चींटियां के द्वारा सोना खोदा जाता था और उन चींटियों के जो स्किन थी वह चीते के समान थी। यह एक भ्रामक विवरण है। अगर परीक्षा में आएगा तो इसको आप असत्य या भ्रामक विवरण के अंतर्गत ही रखेंगे। इसके बाद मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारतीय सूद पर न धन लेते थे और न देते थे, न लेते थे और न देते थे। यह भी भ्रामक विवरण प्रतीत होता है, क्योंकि कौटिल्य ने खुद ही महाजनी प्रथा का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। महाजनी व्यवस्था का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। तो इस प्रकार से सूद न लेने देने, उधार न लेने देने की जो व्यवस्था है जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है वह गलत सिद्ध होती है। भारत में लोग धन और उसके लेन देन से परिचित थे, महाजनी व्यवस्था से परिचित थे। उसके विषय में उल्लेख कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। अब हम कुछ और असत्य या भ्रामक कथन जो कि मेगास्थनीज के द्वारा कहे गए अपने ग्रंथ इंडिका में, उनके विषय में जानेंगे। जैसे भारतीयों का कोई लिखित कानून नहीं है, भारतीयों का कोई लिखित कानून नहीं है, कानून नहीं है। अब यह बात गलत सिद्ध होती है। और दूसरी चीज कि उसने उल्लेख किया है कि भारतीय कभी देश से बाहर नहीं गए, भारतीय कभी भारत से बाहर नहीं गए। यह बात ऐसे गलत सिद्ध होती है क्योंकि जो मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस, उसने सिकंदरिया में एक लाइब्रेरी बनवाई थी। सिकंदरिया में उसने सिकंदरिया में एक लाइब्रेरी बनवाई थी। जो उसने सिकंदरिया में लाइब्रेरी बनवाई थी, उस वहां पर जो भारतीय पुस्तकें हैं उनको पहुंचाने के लिए भारतीय गए थे, भारतीय गए थे। तो इस बात से यह बात गलत सिद्ध होती है और यह मेगास्थनीज का विवरण भ्रामक सिद्ध होता है कि भारतीय कभी देश से बाहर ही नहीं गए। और इससे पहले हम लोगों ने आक्रमण के विषय में भी जाना है कि उसका वह विवरण भी गलत सिद्ध होता है। अब हम मेगास्थनीज के जो भ्रामक विवरण है उसके बाद कुछ और यूनानी लेखक हैं, जैसे कि स्ट्रैबो को ने भी एक भ्रामक विवरण दिया है कि भारतीय मिश्र धातु नहीं बना पाते, भारतीय मिश्र धातु नहीं बना पाते। यह गलत है। आप स्वतः जान रहे हैं कि सिंधु सभ्यता काल से ही भारतीय मिश्र धातु बनाने में सक्षम थे। तो यह स्ट्रैबो का कथन है जो कि गलत सिद्ध होता है। और एक जगह प्लिनी ने मेगास्थनीज को कोट करते हुए कहा है, अर्थात मेगास्थनीज का उदाहरण देते हुए कहा है कि एक नूलो पर्वत का उल्लेख
मेगास्थनीज ने किया है और बताया है कि इस पे जो लोग रहते हैं उनके पांव जो हैं वो पीछे की ओर होते हैं और इनके पांव में 8 अंगुलियां होती हैं और उनके जो मुख हैं वो कुत्ते के समान होते हैं और वो भौंक करके संवाद करते हैं। तो प्लिनी का यह विवरण जो कि उसने मेगास्थनीज के उदाहरण के रूप में दिया है यह गलत है और इस नोलो पर्वत की पहचान भी संभव नहीं प्रतीत होती। यह गलत विवरण है जो कि असत्य है और भ्रामक है। तो हम लोगों ने बहुत से भ्रामक विवरणों के विषय में जाना। अब हम एक और बहुत ही रोचक तथ्य के विषय में जानेंगे जिसको कभी कभी लगता है कि हम सत्य मान ले, लेकिन वह सत्य नहीं प्रतीत होता है। वह विवरण है नियार्कस का। नियार्कस ने भारत में 10 फुट लंबे और 6 फुट चौड़े व्यक्तियों का या मानवों का उल्लेख किया है जो कि एक भ्रामक विवरण प्रतीत होता है, क्योंकि अभी हमें कोई ऐसा स्केलेटन प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात ऐसा कोई अस्थि अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह बात सिद्ध की जा सके कि भारत में 10 फुट लंबे और 6 फुट चौड़े मानव हुआ करते थे। नियार्कस ने एक जगह आसमान से पीतल की बूंदों के वर्षा का उल्लेख किया है। यह भी गलत प्रतीत होता है। तो यह नियार्कस का कथन था। तो आज हम लोगों ने मेगास्थनीज के विषय में अध्ययन किया जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि सीरिया के शासक थे और उन्होंने उसको भारत में भेजा था। वो आराकोसिया कंधार से आया था भारत, क्योंकि उस समय वो आराकोसिया कंधार में नियुक्त था। तो हम लोगों ने मेगास्थनीज के बारे में ये बातें जानी। मेगास्थनीज के बारे में जो बातें हमने जानी वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और अगर अभी तक आपने इस क्लास में धैर्य बनाए रखा है और आप बने हुए हैं तो आप एक कथन और जान लें कि मेगास्थनीज ने कहा था कि जो भारतीय होते हैं वो अधिकतर या हमेशा अकेले में भोजन करते हैं, जो कि असत्य है, भ्रामक है, क्योंकि भारत में भी बहुत ऐसे अवसर होते हैं जब भारतीय सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। तो मेगास्थनीज का यह कथन कि भारतीय हमेशा अकेले में भोजन करते हैं यह गलत प्रतीत होता है या असत्य प्रतीत होता है। और अगर आपने अभी तक धैर्य बनाए रखा है तो निश्चित तौर से आप सफलता के बहुत करीब हैं और यह उसका लक्षण है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।